वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज एक नए विषय के साथ लौटा हूँ। पॉलिटिकल वायलेंस और देश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुनने में आया होगा आपके। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है। और जो बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स होती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी रहती हैं और डेमोक्रेसी दांव में रहती है। वहाँ पे महिलाओं की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं है। तो इस विषय पे इस वीडियो को लेके आया हूँ। जरा देखते हैं कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में क्या चल रहा है। और अभी जो बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज़ भी चल रही है संदेश खाली को लेके, इसके ऊपर भी ये वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो संदेश खाली के ऊपर रहेगा ताकि लोगों को समझ में आए कि what is the situation of law and order in BJP government states and what is the law and order situation in non-BJP government states, ताकि आपको 2024 में वोट करने के लिए और आसानी हो। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल्स के साथ आपको बताएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, ताकि आप क्लियर हो पाए। मेरा मोटिव ये नहीं बताने का है कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है, बल्कि मेरा ये बताने का ये वीडियो में मोटिव रहेगा कि रिएक्शन क्या होता है। What is the reaction? What is the reaction timing of the government ruling of that state if it is not a BJP state government? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होती है ये हम देखेंगे। लेट्स सी। एक समय पर देश में कश्मीर ऐसा स्टेट था जो एक्सट्रीमिज्म, डेमोग्राफिक चेंज, हाई क्राइम के लिए जाना जाता था। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर के हालात काफी सुधरे हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक और स्टेट है जो शायद धीरे धीरे भारत का अगला कश्मीर बनने की तरफ बढ़ रहा है। Bengal's Howrah witnessed a violent communal clash on Thursday evening after Ram Navami processions. Public property set on fire, vehicles set on fire. The ED officials have been attacked in Bengal. हाल में ही संदेश खाली में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का एक बहुत ही भयानक एग्जाम्पल आया है। वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर। सिचुएशन इतनी बुरी है कि तृणमूल कांग्रेस के इंडी अलायंस के मेंबर खुद अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की बात कर रहे हैं। It's the Congress party now which is demanding that there should be a president rule in the state of West Bengal. मतलब इमेजिन कीजिए कि रोहित शर्मा ऑपोजिशन टीम के साथ मिलके विराट कोहली को आउट करने की अपील कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। कैसे वेस्ट बंगाल भारत के सबसे डेंजरस स्टेट्स में से एक बन गया है। अभी यहाँ पे आप देखिए दोहरा चरित्र। ये इंडी गठबंधन में पार्टनर है, कांग्रेस एंड टीएमसी। ये साथ में मिलके बीजेपी गवर्नमेंट को हराने की बात करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट को ये लोग तानाशाह गवर्नमेंट कहते हैं और डेमोक्रेसी को ये बचाएंगे। जबकि इनके स्टेट के जो पार्टी वाले लोग हैं कांग्रेस के, वो टीएमसी से परेशान है, क्योंकि टीएमसी मानो या ना मानो एक वायलेंट पार्टी हो चुकी है। द ओनली वे दे नो to stop the criticism or all the bad voices against the government यही है कि वो उनको ख़त्म करें। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा दिखता नहीं है। पिछले 10 साल में जब से टीएमसी की गवर्नमेंट हम देख रहे हैं बंगाल में, जो वायलेंस पहले होता था वो अब होता है। पहले कम्युनिस्ट करते थे, अब टीएमसी करती है। तो पॉलिटिकल वायलेंस और ये लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, इसमें रूलिंग पार्टी का सपोर्ट होता है, वो कुछ ज़्यादा चेंज देखने मिला नहीं। तो लेट्स सी आगे क्या है। बहुत लोग को लगेगा कि कश्मीर से तुलना की जा रही है, दिस एंड दैट। देखिए, कश्मीर हमेशा से सेंसिटिव नहीं था। कश्मीर में सब कुछ ठीक था पहले, लेकिन ऐसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, कुछ लोगों के पॉलिटिकल मोटिवेशन और पॉलिटिकल गोल्स के कारण पूरे स्टेट को भुगतना पड़ा। आज तक वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट हवा है, जिसको रोकने के लिए हमारा काफ़ी
जवानों की जान भी जाती है और हमारे बजट में से काफ़ी एक बड़ा हिस्सा भी वहाँ जाता है। तो अगर अभी इसको नहीं ठीक किया गया तो आज से 50 साल बाद के पॉलिटिशियंस आपस में बात करते मिलेंगे आपको कि पता नहीं कहाँ से बात बिगड़ी, कहाँ से क्या हुआ, बंगाल तो काफ़ी अच्छा था। तो हम नहीं चाहते ये हो। ओके, लेट्स डिस्कस मोर। बिकॉज वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस के लिए इन्फेमस है। लेकिन लेट्स बी फेयर, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का जो ट्रेंड है वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने नहीं शुरू किया। ये ट्रेंड कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। 1960s में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, और उनकी ऑपोजिशन में धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टीज 1960s में पॉपुलर होने लगी। इस ऑपोजिशन को कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल और एक्सट्रीम तरीकों से दबाने की कोशिश की। लेकिन फाइनली 1970s में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई वेस्ट बंगाल में, और जो आज वेस्ट बंगाल में ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस की जा रही है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, उसका जो टेम्पलेट है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार किया था। कम्युनिस्ट पार्टी जब पावर में आई थी तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला कि वो क्लास एनिमीज का अनाइलेशन करेंगे, यानी पूरी तरह से उन्हें नेस्तनाबूद करेंगे। इस स्लोगन का बेसिक मतलब था कि जो भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको गरीबों का दुश्मन करार दिया जाएगा और उन पर हिंसा की जाएगी। देखिए, एक समय पर वेस्ट बंगाल भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस हुआ करता था, लेकिन 1960s और 1970s में बंगाल की इकोनॉमी स्लो डाउन करने लगी और बंगाल में जो बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे बंगाल छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाने लगे, और इस वजह से बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। और बंगाल की इकोनॉमिक हालत को फिक्स करने के बजाय कम्युनिस्ट पार्टीज ने डिसाइड किया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, खासकर जो अनएम्प्लॉयड यंग मर्द हैं, उनको नौकरी देने के बजाय बेसिकली उनको अपनी गुंडागर्दी के ऑपरेशन में शामिल कर लेते हैं। बिहार की तरह ही गुंडागर्दी और क्राइम एक तरह से वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये नए गुंडे थे ये गांव-गांव में जाते थे और जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स मिलते थे उन्हें धमकाया जाता था या मारा जाता था या उनके घर और गांव से निकाला जाता था। कई जगह पर तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके खेत भी हड़प लिए गए थे। और पॉलिटिकल वायलेंस की इतनी बुरी हालत हो गई कि कुछ बहुत ही इनफेमस मैसेकर्स कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर्स के द्वारा अलेजिडली किए गए वेस्ट बंगाल में। एक ऐसा मैसेकर था सैनबाड़ी मैसेकर, जहां पर सैन परिवार के 3 लोगों का खून किया गया और अलेजिडली उनके खून को चावल में मिक्स करके उस परिवार की मां को खिलाया गया। इसलिए क्योंकि ये 3 जो लोग थे ये कांग्रेस पार्टी के बड़े सपोर्टर माने जाते थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसा एक और भी भयानक एग्जाम्पल था मरी झापी मैसेकर। देखिए, भारत का जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के जल्द बाद ही ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनको बहुत परसिक्यूट करना शुरू कर दिया गया। उस परसिक्यूशन से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के जो हिंदूज थे वो रेफ्यूजी बन के वेस्ट बंगाल में आकर सेटल करने लगे। कई ऐसे रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल के मरी झापी में आकर सेटल किए। कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई हम रेफ्यूजीज को यहाँ पर सेटल नहीं होने देंगे, इनको वापस ईस्ट पाकिस्तान कांग्रेस को पूछो तो बोलेंगे दोनों लोग मरे थे। हमारे साथ बहुत बुरी तरह से परसिक्यूशन हो रही है वहाँ पे, सच नहीं वहाँ जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे, हम नहीं जाने वाले वापस। और इसके रिस्पांस में कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने और कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में जो पुलिस थी उन्होंने मरी झापी पर हमला किया और 1700 इनोसेंट बंगाली हिंदू रेफ्यूजीज को बेरहमी से मार दिया। याद रखिए कि ये रेफ्यूजीज मेनली शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज थे। यही कास्ट है जिनकी अपलिफ्टमेंट की बात हमेशा करती रहती है कम्युनिस्ट पार्टीज। इतना अपलिफ्टमेंट कर दिया कि सीधे ऊपर ही पहुंचा दिया। मरी झापी मैसेकर को इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री का वर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ इंडियन सिटीजंस का इंसिडेंट माना जाता है। मरी झापी मैसेकर के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उसमें से एक को भी अकाउंटेबल नहीं किया गया है, न उनमें से एक को सजा हुई है आज तक। इसी लेवल की हिंसा जब तृणमूल कांग्रेस एज अ वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव उभर कर आने लगी, वैसे ही हिंसा तृणमूल कांग्रेस के साथ भी लेफ्ट पार्टीज ने करनी शुरू की। और ये 20 साल तक मोदी जी के पीछे पड़े रहे कि उनको सजा होनी चाहिए गोधरा कांड में, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। एंड ही प्रूव टू बी द बेस्ट सीएम एट दैट पोजीशन, एट दैट सिचुएशन। जब इंटरनेट नहीं था, आज तो आपको सब कुछ पता चल रहा है, दिख रहा है। सोचो जब नहीं था तब क्या हाल था। और पॉइंट वही रहता है ना, जब कोई नहीं देख रहा है तब जो चोरी करे वो ईमान का कच्चा है। जो सब देख रहे तब ना चोरी करे वो तो एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ आप देखिए, जब नई लोग को दिख रहा था, जब इतना डिजिटल दुनिया नहीं थी, सरकारों के हाथ में पावर थी, वो कुछ भी दबा लेते थे। उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या दबाया ये सब पता नहीं होगा आपको, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपको इतना कुछ उस वक्त के आप मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स ढूंढ लीजिए, आपको ये सब इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। और आज ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं।
इसलिए इनको सुनने का, पहले इसको सुनते। पंचायत के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो या स्टेट के इलेक्शंस हो, भारी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में हिंसा होती थी। और फाइनली जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हराया और 34 साल के बाद उनको पावर से निकाला, तो न सिर्फ बंगाल के लोगों में लेकिन पूरे भारत के लोगों में ये होप थी कि ममता बनर्जी एक तरह से स्टेट की सेवियर बनेगी और तृणमूल कांग्रेस ये इतने सालों से जो पॉलिटिकल वायलेंस का सिलसिला चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उस सिलसिले को भी खत्म करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते ही हैं, बेसिकली एक डिक्टेटरशिप को दूसरी डिक्टेटरशिप से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब एक बकवास ऑप्शन को दूसरे बकवास ऑप्शन से रिप्लेस कर दिया गया, यानी ब्रह्मास्त्र को आदि पुरुष से रिप्लेस कर दिया गया। और जो वायलेंस लेफ्ट परपेट्रेट कर रहा था वही वायलेंस हम आज भी देखते हुए आ रहे हैं। 2020 और 2021 के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वेस्ट बंगाल इंडिया में बिहार के बाद पॉलिटिकल मर्डर्स के रेट में दूसरे नंबर पर है। 114 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। जिस तरह कम्युनिस्ट ने तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया था जब तृणमूल कांग्रेस एक वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रही थी, उसी तरह आज तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है जब बीजेपी एक वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह बंगाल में उभर रही है। अकॉर्डिंग टू अमित शाह, पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को मारा गया है पॉलिटिकल वायलेंस में बंगाल में। 2023 में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 45 लोगों की जान गई है और 2021 के इलेक्शंस में 52 लोगों की जान गई थी। 45 people have died as of today as far as the panchayat elections of 2023 in West Bengal is concerned. इससे पहले के असेंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की हत्या। 2021 के इलेक्शंस के बाद खबर आई थी कि 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को पॉलिटिकल वायलेंस के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा था। और वो पॉलिटिक्स वहाँ पे ऐसी होती है, पॉलिटिकल वायलेंस होता है, इलेक्शन के बाद वहाँ पे विरोधियों को मारा जाता है। उनको जरा पूछना कि ये जितने नंबर बीजेपी दे रही है उनके लोगों के मरने के, बीजेपी तो कांग्रेस के लोगों के भी मरने के नंबर दे रहे हैं, कांग्रेस नहीं मान रही, अलग बात है। तो आप उनको पूछना आपके जैसे कोई नंबर है क्या बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स की जहाँ पे आपके पार्टी के लोग मरे होंगे? नहीं होगा। फिर भी ये लोग वहम फैलाते हैं और लोग हैं जो वहम में आ जाते हैं, इनको अच्छा लोग समझते। अरे 60 इयर्स 60 साल देखो आँख खोल के इस देश की हालत, अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो रिसर्च करो। और फिर भी आपको लगता है तो डेमोक्रेसी, लेकिन हम भी बेनकाब करेंगे। ओके, आज भी वापस बंगाल लौटने में घबराते हैं। कई ऐसे इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करती, जहां पर इंडिविजुअल बीजेपी के वर्कर्स को पॉलिटिकल वायलेंस में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अलेजिडली टारगेट किया गया है। बेंगल बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला शॉट डेड ऑन संडे इवनिंग। ठीक है, আমার একটাই দোষ, আমি একজন বিজেপি কর্মী। यहाँ तक कि बंगाल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी अलेजिडली तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल वायलेंस से सेफ नहीं है। इलेक्शंस के समय पर देखिए कितनी बुरी तरह से पॉलिटिकल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। Gross violation of code of conduct by TMC worker, and this video has emerged from Islampur in West Bengal. This TMC man is seen keeping a close eye on all the voters while they are casting their votes. और इस तरह की जो बंगाल में वायलेंस होती है उसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट डिटेल ये है कि एक स्टेट जिसकी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है, वहां पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी बहुत बुरी तरीके से हो रही है। जब वेस्ट बंगाल में 2021 में इलेक्शंस हो रहे थे उस समय पर ममता बनर्जी जो थी उन्होंने बहुत कैंपेन किया था कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट बुरी बातें बोल देते हैं पार्टीज को तो इनको बहुत बुरा लगता है। उत्तर प्रदेश को, राजस्थान जैसे स्टेट्स पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं देखो, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में 2019 के मुकाबले 22% बढ़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 17% कम हुए हैं। And the National Crime Records Bureau has listed West Bengal as the state that tops the list for crime against women, but Chief Minister Mamata Banerjee has once again decided to take the ostrich route. तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड है वेस्ट बंगाल में। ऐसे कई केसेस भी आपने शायद मीडिया में सुने होंगे, जहां मालदा का केस है जहां पर 2 ट्राइबल औरतों के कपड़े उतारकर उन्हें असॉल्ट किया गया था। पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि
उनको वस्त्रहीन किया गया। नादिया का केस है साउथ बंगाल में, जहां एक 14 साल की लड़की के साथ अलेजेडली एक तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने असॉल्ट किया था। इस पर जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को सपोर्ट करने के बजाय मीडिया से पूछा कि मुझे क्या पता कि ये असॉल्ट है, हो सकता है कि इसका अफेयर चल रहा हो हमारे लीडर के साथ और तब वो प्रेग्नेंट हो गई। বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো, পাড়ার লোকেরাও জানতো। এখন যদি কোনো ছেলে মেয়ে কেউ কারোর সাথে প্রেম করে সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। याद करिए कि एक बार मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार हुआ था तब कहा था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है। तब कितनी उनकी निंदा हुई थी और बिल्कुल होनी भी चाहिए थी। ये बिल्कुल ही घटिया और घिनौना स्टेटमेंट था। लेकिन क्या मीडिया में ये कवर भी हुआ है ठीक तरीके से कि ममता बनर्जी ने कितना घटिया स्टेटमेंट दिया? बीजेपी एक्टिविस्ट की वाइफ के साथ असॉल्ट हुआ। वेस्ट बंगाल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट्स में आता है इंडिया में। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल का जो औरतों की सपोर्ट के लिए टोल फ्री 24/7 नंबर है, एक रिपोर्ट ने पाया कि वो नंबर डिसफंक्शनल था और उनका जो लैंडलाइन नंबर है वो नंबर हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता था और वो भी ऑफिस आवर्स के समय। यार लोग एसबीआई का मजाक उड़ाते हैं, एसबीआई तो फिर भी 2024 में जी रहा है। वेस्ट बंगाल के हेल्पलाइन तो 3024 में जी रहे हैं और ये पार्टी के लीडर्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाके क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बातें करते हैं। महुआ मोइत्रा जी हैं जो पार्लियामेंट में जाके विमेन्स रिजर्वेशन बिल पर सवाल उठाती हैं, औरतों के अधिकारों की बातें करती हैं। ये तो वही बात हुआ कि औरी टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इसी सिलसिले में फिर हम आते हैं संदेश खाली इंसिडेंट पर। देखिए 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी के एक लीडर शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा एक राशन स्कैम के सिलसिले में। लेकिन वहां पर ईडी वालों को सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों की एक भीड़ ने ईडी के ऑफिसर्स पर हमला भी कर दिया। तो ये शाहजहां शेख जो है इसे बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है बंगाल में और ये टीएमसी से जुड़ा हुआ एक लीडर है जो संदेश खाली एरिया में काफी प्रोमिनेंट है। खुलेआम इस तरह की बातें भी करता है वो। तो पूंजी हमारे पूंजी হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারে বাল তো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেবা বিজেপি দালালে কান খুলে শুনে নেয়। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि ईडी के रेड के बाद कुछ लोकल महिलाएं सामने आई जिन्होंने इस आदमी और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग जबरदस्ती इनकी जमीन को हड़पते हैं प्रॉन कल्टीवेशन करने के लिए और उतना ही नहीं बल्कि सालों तक इन्हें असॉल्ट और टॉर्चर भी किया गया है। বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো বৌজি কম বয়সী বৌজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বৌদের সব যেতে হবে ওখানে। হাগরাত গুলোকে দিয়েও মাঝে সাঝে ফোন করাতো, কি কাজ রাত 12টার সময় নারীদের উপরে অত্যাচার করতো। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। एक लोकल महिला ने तो ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे इस इलाके में लड़कियां ढूंढते हैं और जिस घर में सुंदर लड़कियां मिलती हैं उसे किडनैप कर लिया जाता है। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, নিয়ে চলে যাবে। ये आरोप लगने के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया लेकिन उसके कुछ चेलों को गिरफ्तार किया गया है। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। ये शाहजहां उसके वाहिनी में है শিবু, তম, সঞ্জু, রঞ্জু ধরে টেনেছে, শাড়ি আঁচল ধরে টেনেছে, এরকম অনেক মানে অনেকেই আছে এই ধরনের বাজে বিহেভ করছে। তাহলে মানে আমাদের মনটা কি বলে? तो ऑब्वियसली मीडिया इस मामले की तफ्तीश की बात कर रही है, शेख की गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट शेख पर कोई कार्रवाई करने के बजाय मीडिया वालों को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार करा होच्छे। अब भाई देखिए नॉन बीजेपी स्टेट्स में अगर मीडिया के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है तो उससे हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या हमारी जर्नलिस्टिक फ्रीडम पर कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग है वो 3-4 पोजीशन ऊपर चली जाती है। मतलब अक्यूज पे एक्शन लेने के बजाय आप जो मीडिया सवाल उठा रही है उस पर एक्शन ले रहे हो कि अगर ठाकुर गब्बर पे एक्शन लेने के बजाय जाके बेचारा रहीम चाचा को फ्लाइंग किक मार मार के पेलने लगे। एक टीएमसी के लीडर ने तो ऐसा कमेंट कर दिया कि जो असॉल्ट हुआ है औरतों के साथ उस असॉल्ट का लाइव फुटेज मांगने लगे। ये साबित हो गया था कि वहाँ पर रेप हुआ है। बंगाल में एक वीडियो एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। वाह दीदी। और ममता बनर्जी ने भी अपने असली रंग दिखाया और उन औरतों की मदद करने के बजाय उन औरतों की बात सुनने के बजाय उनको बीजेपी एजेंट एक तरह से डिक्लेयर कर दिया। जो मास्क लगाकर मीडिया से बात कर रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये सब बीजेपी जो है बदनाम करने के लिए कर रही है। आरएसएस का बंकर है संदेश खाली, ममता बनर्जी कह रही है।
और देखिए अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है वायलेंस की जो बंगाल में हो रही है, एक और बड़ी प्रॉब्लम बंगाल में हो रही है और वो है बंगाल की चेंजिंग डेमोग्राफी। डॉक्टर मोहित रॉय जो बंगाल और बांग्लादेश के एक एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4% हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में अनफॉर्चुनेटली डेमोग्राफिक चेंज कई सालों से हो रहा है। 1971 में वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 12% थी और बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन अराउंड 30% थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन 12% से बढ़ के 30% हो चुकी है और बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन 30% से घट के 8% हो चुकी है। मिनिस्टर नित्यानंद राय की अगर बात माने तो 2017 और 2019 के बीच में लगभग 1,20,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ किया है। इस इमिग्रेशन से न सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बल्कि बंगाल की इस्लामाइजेशन भी बढ़ रही है। 1977 में बंगाल में सिर्फ 237 मदरसे थे और आज बंगाल में 10,000 से ज्यादा मदरसे बन चुके हैं। साल 2000 में बंगाल में अराउंड 400 मस्जिदें थी और आज सिर्फ कोलकाता में 450 से ज्यादा मस्जिदें हैं। षणमुख और शाश्वती सरकार उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया है बंगाल में पॉपुलेशन चेंज का और बंगाल के कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कुछ काफी डरा देने वाले प्रोजेक्शंस हैं। इनके मुताबिक मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में 2060 में ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन मुस्लिम होने वाली है। मालदा जैसे एरियाज में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन मुस्लिम होने वाली है। दिनाजपुर जैसे एरियाज में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। बीरभूम में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। 24 परगना में 42% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। और अगर वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज का इसी तरह का ट्रेंड रहा तो आने वाले 20 सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से बढ़कर 40% हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर हिंदुओं की बात करें तो आप देखिए कि 2021 के कंपैरिजन में 2060 में किस तरह से हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। और देखिए दुनिया की और खासकर भारत की अनफॉर्चुनेट रियलिटी एक ये है कि जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 30 से 40% के बीच में आ जाती है वहां पर कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हमें देखने को मिलती है। पहला, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन और दूसरा सेपरेटिज्म। आप देखिए कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा किया था तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स ने इसका खुलकर समर्थन किया था। जिन एरियाज में बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशंस थी इंडिपेंडेंस के समय पर उन एरियाज ने एक सेपरेट मुस्लिम्स के लिए देश डिमांड किया था। 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस को याद रखिए जिसमें बेसिकली 90% मुस्लिम्स ने एक सेपरेट पाकिस्तान के लिए वोट किया था। जब बांग्लादेश के सिलहट में भी रेफरेंडम हुआ कि भाई इनको इंडिया ज्वाइन करना चाहिए या पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए तो यहाँ के भी मुस्लिम्स ने भी ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान के लिए वोट किया था। और इस सेपरेटिज्म के साथ साथ इन एरियाज में एक्सट्रीमिज्म भी बहुत हाई लेवल का देखा गया था। आप याद रखिए कि पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए किस तरह से 1946 में कैलकाटा में डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इस्लामिक मॉब्स ने हजारों हिंदुओं का खून किया था। हाथों में चाकू और गंडासे लिए जिहादी भीड़ ने चुन चुन कर हिंदू पुरुषों को मारना और हिंदू महिलाओं से बलात्कार शुरू कर दिया। हिंदुओं की दुकानों और मकानों में आग लगाया जाने लगा। हिंदुओं से कह दिया गया था कि जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूलना होगा। उसी तरह से नोआखाली में मुस्लिम मॉब्स ने किस तरह से हजारों हिंदुओं का खून किया था और औरतों पर अत्याचार किए थे। सामने नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर चिल्लाती हजारों मुसलमानों की भीड़ थी। कसम खाई गई कि नोआखाली में हर काफिर और कुफ्र के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। और इंडिपेंडेंस होने के बाद जिन इस्लामिक एरियाज में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बड़ी थी वहां पर याद रखिए किस तरह से हिंदुओं का एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे और जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। और आपने देखा ही है कि 1971 से किस तरह से बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन गिरी है। जून 1971 में हिंदुओं को न सिर्फ मारा गया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज, दुकानों, जमीनों को एनिमीज प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट कर लिया गया। और न सिर्फ इतना ही, पाकिस्तानी आर्मी और रज़ाकर्स ने तकरीबन 5 लाख रेप किए। और यही पैटर्न अनफॉर्चुनेटली हम लगता है वेस्ट बंगाल के साथ भी देख रहे हैं। और इस पैटर्न के साथ एक और बड़ी इशू है कि किस तरह से ममता बनर्जी बोलेंगे हिंदू मुस्लिम है, ये वो है, बहुत सी हिस्ट्री है, सच है। और मैं गलती उस मुस्लिम मॉब की नहीं समझता हूँ, मैं गलती उन सरकारों की समझता हूँ जिनकी जिम्मेदारी थी आम लोगों को बचाना। क्या उन्होंने बचाया? नहीं बचाया। वो चच्चा, वो बापू, उन्होंने हमारा मामू बनाया। आज मणिपुर, हाथरस, ये एक आधे मुद्दे पे चिल्लाने वालों यहाँ लाखों औरतों के साथ गलत हो, लाखों लोगों के साथ गलत हो। और छोड़ो उस वक्त इंसाफ कर पाए कि नहीं,
आज भी बोलते हो ये सब झूठ है, इसीलिए जनता आपके साथ। जनता के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को चलना होता है, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जनता नहीं चलेगी। हमारे साथ गलत हुआ है, आप एक्नॉलेज भी नहीं करने को तैयार हो, तो हम ये सब देखते हैं आज के दिन। ठीक है, आपको लगता है ये 1-2 साल कोई ट्रिक खेल लोगे किसान आंदोलन के जैसा और वाह 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 हम फिर से सरकार में आ जाएंगे। अरे इतने पाप किए 60 साल और माफी भी नहीं मांग रहे और चाहते हो जनता माफ कर दे। अरे जनता माफ नहीं, जनता साफ करेगी। जी की जो पार्टी है वो इस बड़े 30% मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स भी खेल रही है। 2011 में ममता बनर्जी ने 60 से ज्यादा मुस्लिम कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में ऐड कर दिया था। यानी कि अगर हमारे शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी कास्ट के हिंदू भाई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाते हैं, तब भी वो ओबीसी कैटेगरी में रह सकते हैं और उनसे मिलते हुए बेनिफिट्स का भी। ये सब कोई जन कल्याण के लिए नहीं किया था, which has more benefits. 90% in fact Muslims or castes belonging to Muslim groups वरना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट reservations under that particular category. Whereas in category B, which is fewer benefits, 54% are reserved for the Hindu castes. Now under category A, admissions in medical colleges, 91.5% were found to be Muslims and 8.5% Hindus. उसके साथ साथ अप्रैल 2012 में ममता बनर्जी की पार्टी ने अनाउंस किया था कि वेस्ट बंगाल के हर एक इमाम को 2500 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। उसके साथ साथ 1500 रुपए का अलाउंस भी अनाउंस किया गया या मुअज्जिनों को, यानी जो लोग लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हैं अजान की। गवर्नमेंट ने एक ड्रामा सीरीज जिसको बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन ने मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के खिलाफ संस्कृत बनाने बोलेंगे तो सारे लिबरल सारे लेफ्टिस्ट आके इधर झगड़ा चालू कर देंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे। उर्दू को स्टेट की जबकि संस्कृत सही में इंडिजिनस लैंग्वेज है देश डिस्ट्रिक्ट्स में, ये सब विचारों को हम बैठा के सिखाएंगे, अभी मुर्गा भी बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा जो मुस्लिम डोमिनेटेड अंग्रेजों ने कोलकाता के मितिया बुर्ज, राजा बाजार, खिद्दर झूठ कुछ भी अनाप शनाप पढ़ा है ना, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और लैंड ग्रैबिंग सबको बैठा के ऐसे सच्चा इतिहास पढ़ाएंगे के पॉलिटिकल कि कनेक्शंस अपने है टीएमसी से। पूर्वजों के ऊपर अपने पूर्वजों के ऊपर शेम मत करो, बहुत मान कोई एक्शन ना लिया जाए। लुटेरे तो वो अंग्रेज थे एलिगेशन लगाया है कि जिन्होंने ये सब अनाप शनाप सिखाया। राज्यसभा एमपी अहमद हसन इमरान बैंड आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी बांग्लादेश के भी अलेजिडली तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल वायलेंस से सेफ नहीं है। इलेक्शंस के समय पर देखिए कितनी बुरी तरह से पॉलिटिकल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। Gross violation of code of conduct by TMC worker, and this video has emerged from Islampur in West Bengal. This TMC man is seen keeping a close eye on all the voters while they are casting their votes. और इस तरह की जो बंगाल में वायलेंस होती है उसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट डिटेल ये है कि एक स्टेट जिसकी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है, वहां पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी बहुत बुरी तरीके से हो रही है। जब वेस्ट बंगाल में 2021 में इलेक्शंस हो रहे थे, उस समय पर ममता बनर्जी जो थी उन्होंने बहुत कैंपेन किया था कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत होता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को, राजस्थान जैसे स्टेट्स को वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में 2019 के मुकाबले 22% बढ़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 17% कम हुए हैं। And the National Crime Records Bureau has listed West Bengal as the state that tops the list for crime against women, but Chief Minister Mamta Banerjee has once again decided to take the ostrich route. तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड है वेस्ट बंगाल में। ऐसे कई केसेस भी आपने शायद मीडिया में सुने होंगे, जहां मालदा का केस है जहां पर 2 ट्राइबल औरतों के कपड़े उतारकर उन्हें असॉल्ट किया गया था। पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। नादिया का केस है साउथ बंगाल में, जहां एक 14 साल की लड़की के साथ अलेजिडली एक तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने असॉल्ट किया था। इस पर जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को सपोर्ट करने के बजाय मीडिया से पूछा कि मुझे क्या पता कि ये असॉल्ट है, हो सकता है कि इसका अफेयर चल रहा हो हमारे लीडर के साथ और तब वो प्रेग्नेंट हो गई। বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো, পাড়ার লোকেরাও জানতো। এখন যদি কোনো ছেলে মেয়ে কেউ কারোর সাথে প্রেম করে সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। याद करिए कि एक बार मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार हुआ था तब कहा था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है। तब कितनी उनकी निंदा हुई थी और बिल्कुल होनी भी चाहिए थी।
सबसे मजेदार बात है कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस है, ये लोग आज भी प्रूफ मांगते हैं हिंदुओं से कि क्या गलत किया कांग्रेस ने तुम्हारे साथ, जरा बताओ हमको। इसको बोलते हैं बेशर्मी। इस लेवल का गलत किया है, मानना भी नहीं है और उल्टा पीड़ित से प्रूफ मांगना है। और फिर लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना काहे के लिए रेडिकल हो गए हो, कांग्रेस से नफरत ही करते हो। वही पॉलिटिकल पार्टी है, अरे देश को बर्बाद किया, हमारी कई पीढ़ी को बर्बाद किया। और नफरत भी ना करे, प्यार करे गांधी की तरह, जो अंग्रेजों से बहुत प्यार करते थे और सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते थे। कहते थे भगत सिंह का रास्ता गलत है। हम नहीं है भाई वैसे कांग्रेस। किसी व्यक्ति विशेष से देश नहीं चलता। ये देश सबसे बड़ा है और ये देश सबसे मेन है। इसके लिए इनकी हालत आज ऐसी है। मजाक बनता है हर जगह इनका। ये जिनको बड़े बड़े लीडर समझते हैं ना, नेहरू और जितने इनके बड़े बड़े हैं, है तो कुछ नहीं उनकी झोली में। जबरदस्ती 60 साल उनको ग्लोरीफाई किया गया। आज पब्लिक मान नहीं रही है क्योंकि नकली आइडल्स को नहीं कोई मान सकता। तो आज ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे हमने आज़ादी दिलाई। अरे ये आपकी झूठी इतिहास में लिखा है, ये आप मानते हो। दुनिया और सच्चाई ये नहीं है। इसीलिए अपना मजाक बनाना बंद करो। इस देश के लिए हीरो कभी नहीं थे आप। ये बिल्कुल ही घटिया और घिनौना स्टेटमेंट था। लेकिन क्या मीडिया में ये कवर भी हुआ है ठीक तरीके से कि ममता बनर्जी ने कितना घटिया स्टेटमेंट दिया। बीजेपी एक्टिविस्ट की वाइफ के साथ असॉल्ट हुआ। वेस्ट बंगाल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट्स में आता है इंडिया में। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल का जो औरतों की सपोर्ट के लिए टोल फ्री 24/7 नंबर है, एक रिपोर्ट ने पाया कि वो नंबर डिसफंक्शनल था और उनका जो लैंडलाइन नंबर है वो नंबर हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता था और वो भी ऑफिस आवर्स के समय। यार लोग SBI का मजाक उड़ाते हैं। SBI तो फिर भी 2024 में जी रहा है। वेस्ट बंगाल के हेल्पलाइन तो 3024 में जी रहे हैं। और ये पार्टी के लीडर्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाके क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बातें करते हैं। महुआ मोइत्रा जी हैं जो पार्लियामेंट में जाके वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर सवाल उठाती हैं, औरतों के अधिकारों की बातें करती हैं। ये तो वही बात हुआ कि औरी टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इसी सिलसिले में फिर हम आते हैं संदेश खाली इंसिडेंट पर। देखिए 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने TMC के एक लीडर शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा एक राशन स्कैम के सिलसिले में। लेकिन वहां पर ईडी वालों को सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों की एक भीड़ ने ईडी के ऑफिसर्स पर हमला भी कर दिया। तो ये शाहजहां शेख जो है, इसे बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है बंगाल में। और ये TMC से जुड़ा हुआ एक लीडर है जो संदेश खाली एरिया में काफी प्रोमिनेंट है। खुलेआम इस तरह की बातें भी करता है वो। तो পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বাল তো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেবা বিজেপি দালালে কান খুলে শুনে নেয়। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि ईडी के रेड के बाद कुछ लोकल महिलाएं सामने आई जिन्होंने इस आदमी और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग जबरदस्ती इनकी जमीन को हड़पते हैं प्रॉन कल्टीवेशन करने के लिए। और उतना ही नहीं बल्कि सालों तक इन्हें असॉल्ट और टॉर्चर भी किया गया है। বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো বৌজি, কম বয়সী বৌজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বৌদের সব যেতে হবে ওখানে। হাগরাত গুলোকে দিয়েও মাঝে সাঝে ফোন করাতো। কি কাজ রাত 12টার সময় নারীদের উপরে অত্যাচার করতো। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती। पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। एक लोकल महिला ने तो ये भी आरोप लगाया कि TMC के गुंडे इस इलाके में लड़कियां ढूंढते हैं और जिस घर में सुंदर लड़कियां मिलती हैं उसे किडनैप कर लिया जाता है। आप लोग से शेयर करना चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिशन तो बिना कोई प्रूफ्स के अंधाधुंध इल्जाम लगाती है बीजेपी गवर्नमेंट्स के ऊपर। 60 साल क्या हुआ है उसके लिए माफी नहीं मांगते। अभी क्या हो रहा है उसके लिए माफी नहीं मांगते। गलत को सपोर्ट करते हैं, अच्छे को बुरा बोलते हैं। बंगाल की फाइनेंशियल हालत, इकोनॉमिकल हालत आप देख लो। अगर वहाँ पे सही में सब चंगा सी तो ऐसा क्यों है। और भी बहुत चीज़ें हैं। तो ये वीडियो आपके सामने रखा, आप कुछ फैसला कीजिए। फिर लौटूंगा नए विषय नए वीडियो के साथ।
सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए अगली बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।